गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम देख रहे थे हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में जो है मैंने आपको लिपिड के नोट्स भेजे हैं, ठीक है। सो एक बार वो देख लीजिए। और कल हम जो है वो लिपिड के ऊपर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है आपने स्क्रीनशॉट्स भी पहले निकाली होंगी, ठीक है। तो और वो ई लिपिड्स के ऊपर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। सो वो एक बार थोड़ा उसमें जितना भी है सोर्सेस फंक्शंस उसके ऊपर ही लेंगे, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने हिस्ट्री कल देखी थी, ठीक है। उसके बाद में जो विटामिन थे, ठीक है, वो देखा था। उसके बाद में जो बेसिक कंसेप्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन का, ठीक है, सो वो हमने देखा था। किस तरह से फूड जो है हमारे बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी सलाइवा है, ठीक है, वो मिक्स होने के बाद में जो है जो एंजाइम है उसके ऊपर एक्ट करते, जो फूड है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। और उसको जो है डिवाइड करने में, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो फूड है स्टमक में जाता, सॉरी स्मॉल सॉरी जो इसोफेगस के थ्रू जो है स्टमक में जाता है, एंटर होता है। उसके बाद में जो गैस्ट्रिक जूसेस है या फिर डाइजेस्टिव जूसेस है वो वहां पे एंटर होते हैं। फिर फर्दर जो रिएक्शन है वो होती है। उसके बाद में जो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ठीक है, वो माइक्रोविलाई और विलाई के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन का होगा। और अलग अलग जो स्टोरेज है उसमें वहां पे स्टोर होते जाएंगे, यानी उसका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे अगर उनको सिंथेस, अगर जैसे विटामिन डी अगर हमारे हम अगर एक्सपोजर में, सनलाइट के एक्सपोजर में होते हैं, right? तो जैसे विटामिन ए हमारे बॉडी में होता है तो वो वैसे के वैसे यूज नहीं होता, ठीक है। तो वो ब्लड स्ट्रीम से होके, ठीक है, एक तो स्किन के अंदर जो है वहां पे उसका सिंथेसिस होगा, प्रोडक्शन होगा, या फिर जैसे किडनी वगैरह होती है वहां पे हम होता है, ठीक है। या फिर जैसे हमने देखा था कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, उनका मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्जन होता है, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो लीवर में जाके जो है वहां पे स्टोर होते हैं एज ए ग्लाइकोजन स्टोरेज, राइट। तो इस तरह से हर एक हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो है ये उसका कन्वर्जन होता है, ठीक है। और वो एक तो बॉडी में सिंथेसाइज होगा, ठीक है, या फिर जो है उसका कन्वर्जन होगा। इस तरह से जो है पूरी जो प्रोसेस है वो रहती है, राइट। तो ये हमने डिटेल में देखा था। सो एक बार प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो हम देख लेते हैं। सो डाइजेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, फिजिकल एंड केमिकल। ड्यूरिंग द फिजिकल प्रोसेस द फूड इज मिक्स्ड एंड मूव्ड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट। जिस यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो मुंह से लेके जो है इसोफेगस, ठीक है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्ट सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो ये पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाई जाती है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ मोटिलिटी and the partially digested food is propelled by the wave like action called peristalsis, right. So आपने देखा होगा पेरिस्टालसिस का भी मैंने बताया था कि ऐसे वेवी स्ट्रक्चर जो है, यानी आगे फूड जाने के लिए जो है ऐसे वेवी स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी जैसे जैसे फूड आगे जाता है, यानी उसको सामने पास करने के लिए जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है या फिर वेव लाइक एक्शन जो होती है वो वहां पे होती है, जिसको पेरिस्टालसिस वहां पे कहा जाता है। रिंग लाइक मस्कुलर वॉल्स कॉल्ड sphincters prevent the backflow of partially digested food and digestive juices. There are sphincters between the esophagus and stomach. Sphincters यानी ऐसे हम बोल सकते एक जो इंटरनल जो लाइनिंग होती है ना वो थोड़ी बाहर की तरफ आई होती है ना, ऐसे त्रिकोण ऐसे वहां पे बन जाता है, ठीक है। यानी जो बैक फ्लो है, जो अगर एसिड हो या फिर फूड का, उसको रोकता है वो, ठीक है। सो तो स्फिंक्टर्स जो है इसोफेगस जो है वहां पे पाए जाते हैं। उसके साथ में इलियम जो होता है वहां पे भी पाए जाते हैं, राइट। सो उसके बाद में देयर आर स्फिंक्टर्स बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक, बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन, तो इनके बीच में जनरली वो स्फिंक्टर्स रहते हैं। The chemical process of digestion involves the release of water,
एसिड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो भी सॉल्ट्स है, ठीक है, उसके बाद में जो एंजाइम्स है, राइट, सो enzymes to be mixed with the food to further break it down into smaller subunits. Chemical breakdown starts in the mouth where enzymes break down complex carbohydrate. In the stomach, water and acid are released to begin the breakdown of protein. Mucus lining protects stomach from corrosive acid. The mixture, also known as a chyme, ठीक है, जो मिक्सचर तैयार होता है वहां पे फूड का, ठीक है, उसको काइम कहा जाता है. सो ये जो काइम है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर बाइकार्बोनेट इज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिड एंड एंजाइम्स आर एडेड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, सो तो जो है काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ठीक है, वहां पे जो है बाइकार्बोनेट फिर से वहां पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो फिर क्या करेगा, जो भी वहां पे एसिड कंटेंट अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा, ठीक है, या फिर जो एंजाइम्स जो है जब भी केमिकल ब्रेकडाउन के तहत जब वो ऐड होते हैं, राइट, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम बाइकार्बोनेट करता है. Most small intestine digestive enzymes are produced in the pancreas and small intestine. Okay? So most of the हम बोल सकते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है, तो वो पैनक्रियाज में जनरली प्रोड्यूस होते हैं और साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं. जो भी इंटरनल जो लाइनिंग है, ठीक है, वहां से जो भी म्यूकस जो है वहां पे सिक्रीट होते हुए दिखाई देता है, तो वहां से भी कुछ एंजाइम जो है वहां पे रिलीज होते हैं. This regulation of digestion. Our nervous system and hormones control digestion. The nervous system consists of the central nervous system and the peripheral nervous system. Our brain and spinal cord make up the central nervous system, while the peripheral system lies outside the skull and vertebral column. ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी जो हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर का जो पोर्शन है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर का, राइट, तो वहां से लेके जो ब्रेन है वहां से लेके जो एक सीधी हम बोल सकते हैं कि नर्व जो है, ठीक है, वो जाती है, तो वो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम वहां पे कहलाता है. ठीक है, और जो पेरिफेरल सिस्टम होती है, ठीक है, वो स्कल के आजू बाजू, ठीक है, या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके आजू बाजू का जो भी नेटवर्क रहेगा, राइट, तो वो पेरिफेरल सिस्टम कहलाती है. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द पेरिफेरल सिस्टम, द सोमैटिक सिस्टम दैट सप्लाइज द स्किन एंड मसल and the autonomic system which supplies smooth muscles, cardiac muscle and glands. The autonomic system has two divisions, the parasympathetic PSNS or PNS and sympathetic system, right. So ये basically जो parasympathetic सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो भी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, ठीक है, हमारी बॉडी का, ठीक है, वो मेंटेन करने का काम करती है थ्रू दी सिग्नलिंग. ठीक है, यानी जो भी नर्वस सिस्टम रहेगी वो सिग्नलिंग देना और लेना, राइट, यही काम करती है. सो इसके थ्रू जो है नॉर्मल जो फंक्शनिंग होगी, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो है पीएनएस या हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, वो वहां पे करती है, राइट. और जो एसएनएस है, ठीक है, तो ये जनरली जो भी प्रोसेसेस है जिसको एक्सीलरेट करना है, जैसे हम जैसे फीवर में देखिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट, तो वो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इस तरह के जो सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करती है ताकि जो भी प्रोसेसेस है, ठीक है, वो एक्सीलरेट कर सके, नहीं. तो एग्जांपल करके हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में स्वेटिंग होने लगती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, राइट, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है. Our gastrointestinal tract receives signals from the central and autonomic systems as well as sends signals to these systems. Then absorption. So तो absorption जो है small intestine generally यहाँ पे होता है, right? So the small intestine is the part of the gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine. There much of the digestion of the food takes place. The primary function of the small intestine is the absorption of nutrients and minerals found in food.
Digested nutrients pass into the blood vessels in the wall of intestine through a process of diffusion. The inner wall or mucosa of the small intestine is lined with a simple columnar epithelial tissues. Right? So, तो जो इनर वॉल होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का, उसको हम म्यूकोजा भी बोलते हैं. राइट? तो वो जनरली जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, टिश्यूज है, ठीक है, तो उससे बने हुए होते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं, ठीक है, वहां पे एक सिंगल न्यूक्लियस, उसके बाद में सेल का स्ट्रक्चर है, उस इस तरह से सेल्स जो है एक साथ जुड़ के फिर वो वहां पे टिश्यू फॉर्म होता है. राइट? सो structurally the mucosa is covered in wrinkles or folds called plelicirculars. These are permanent features in the wall of the organ. They are distinct from the rug, which are non-permanent features that allow for distension and contraction. ठीक है, so distension and contraction जो है, ठीक है, so ये जो फीचर होता है, ठीक है, जनरली यहाँ पे हम देख सकते हैं. ठीक है, जो भी म्यूकसल लाइनिंग है वहां पे. और ये जो है इंटेस्टाइनल विलाई जो है, ठीक है, वो वहां पे हम देख सकते हैं यहाँ पे. फ्रॉम द प्लेसिसर्कुलरीज प्रोजेक्ट माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक पीसेस ऑफ टिश्यूज कॉल्ड विलाई. ठीक है, यानी ये शैगी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे होते हैं. ऐसे आप देख रहे हो ना, सिलेंड्रिकल ऐसे फॉर्म में. राइट? उस तरह से ये हमको बड़ा दिख रहा है, पर ये बहुत स्मॉल रहते हैं हमारे, यानी ये माइक्रोस्कोपिक हम बोल सकते हैं कि इमेज है. राइट? ये बहुत माइन्यूट से रहते हैं. माइन्यूट हम बोलेंगे कि ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. राइट? So, from the plecisircularies project microscopic finger-like pieces of tissue called villi, Latin for shaggy hairs. And Latin जो word है, यानी उसको यहाँ पे villi कहा गया है. ठीक है, तो shaggy hair के लिए ये word वहाँ पे villi जो है वो कहा गया है. The individual epithelial cells also have a finger-like projections known as a microvilli. ठीक है, और इसके अलावा जो epithelial cells होते हैं उनके भी ऐसे प्रोजेक्शंस जो है वो बने हुए होते हैं. ठीक है, जिनको माइक्रोविलाई कहा जाता है. सो द फंक्शन ऑफ द प्लेसिसर्कुलरीज, द विलाई एंड द माइक्रोविलाई is to increase the amount of surface area available for the absorption of nutrients. right? यानी ये जो माइक्रोविलाई विलाई है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, एक सरफेस एरिया मिलेगा, यानी न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा मात्रा में वहां पे एब्जॉर्ब हो सकेंगे. है कि नहीं? क्योंकि अगर माइक्रोविलाई के थ्रू वहां पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो कुछ अमाउंट होगा जो विलाय है उसका एब्जॉर्प्शन का. ठीक है, इसकी वजह से ही वहां पे ज्यादा एरिया वहां पे ऑक्युपाई करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो वहां पे एब्जॉर्ब हो सके. राइट? सो each villus has a network of capillaries and fine lymphatic vessels called lacteals close to its surface. The epithelial cells of the villi transport nutrients from the lumen of the intestine into these capillaries. Amino acids such as amino acids and carbohydrates and the lacteals lipids. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक सिंगल विलस जो है, ठीक है, एक शैगी लाइक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, राइट, तो जो सिंगल विलस है, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ होता है, जो भी कैपिलरीज होते हैं उसका एक नेटवर्क वहां पे होता है. उसके साथ में जो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो वहां पे पाई जाती है, जिसको लैक्टियल्स भी बोला जाता है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो आपको वेसल्स दिखाई दे रही है, ठीक है, वो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है. ठीक? तो ये जो लैक्टियल्स है, ठीक है, ये बिल्कुल सरफेस के बहुत क्लोज रहती है. ठीक है, और यहाँ पे जो भी इपिथियल सेल्स है, ठीक है, विलाई के, ठीक है, तो वो जनरली वहां से न्यूट्रिएंट जो है वो पास ऑन होते हैं आगे. ठीक है, जो ल्यूमेन रहेगा उससे उसके बाद में वो जो है कैपिलरीज में एंटर होंगे. ठीक है, जिसे अमाइनो एसिड्स है, राइट, प्रोटीन का ब्रेकडाउन जो है वो अमाइनो एसिड में होता है. राइट, तो इसलिए वहां पे कैपिलरीज में अमाइनो एसिड्स रहेंगे. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो. उसके बाद में जो लिपिड्स है,
ठीक है, वो लैक्टियल्स के थ्रू जो है वहां पे ट्रांसपोर्ट होंगे। दी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये माइक्रोविलाई के थ्रू या फिर विलाई के थ्रू जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड या फिर लिपिड्स का, राइट, ये फर्दर फिर क्या आगे होके क्या होगा कि वो ब्लड के थ्रू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उनके थ्रू जो है, जैसे अमाइनो एसिड्स वहां पे है, लिपिड है, राइट, तो ये जो एब्जॉर्प्शन इनका हुआ उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाएंगे और वहां फिर जो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है उसमें से वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जो नए सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हो सकता है वहां पे जैसे यहाँ पे लिपिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फैटी एसिड्स जो है वो वहां से सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से जो है फर्दर प्रोसेसिंग होगी, लिपिड्स होंगे, लिपोप्रोटीन्स तैयार होंगे। राइट, इस तरह से अदर जो कंपोनेंट्स है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हम कहेंगे वो वहां पे जो है प्रोड्यूस होते जाएंगे। The food that remains undigested and unabsorbed passes into the large intestine, right? So जो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जैसे कि फाइबर्स, जो सेलुलोजिक फाइबर्स हम कहते हैं, राइट, जो एज हम बोल सकते हैं कि एक प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, और जो है बिना एब्जॉर्ब हुए या फिर आप बिना डाइजेस्टेड हुए जो एक स्टूल जो है उसको बल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जनरली वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता और डाइजेस्ट भी नहीं होता है, राइट। ये एक्चुअली सेलुलोजिक फाइबर सिर्फ एनिमल ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो वहां पे डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उनमें जो है एनिमल जैसे जो काऊ है, बफेलो है, तो वहां पे कैसे एक जो एंजाइम है, ठीक है, वो वहां पे पाया जाता है ज्यादा अमाउंट में। तो इसकी वजह से रेनिन, शायद हाँ रेनेट या फिर रेनिन करके जो एंजाइम उनमें पाया जाता है कि जो सिर्फ सेलुलोजिक फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए जनरली होता है, तो वो उनमें पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उनमें सिक्रेट होता है, इसलिए वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज हम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो चीज। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन द जिजोनम। ठीक है, जिजोनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। सो विद द फॉलोइंग नोटेबल एक्सेप्शंस, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम यानी ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो ऊपर में होता है। ठीक है, उसके बाद में जिजोनम होता है, उसके बाद में नीचे जो है वो इलियम होता है। ठीक, उसके नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द टर्मिनल इलियम। ठीक है, यानी जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे जनरली इलियम के वहां पे विटामिन B12 और जो भी बाइल सॉल्ट्स रहेंगे वो वहां पे एब्जॉर्ब होंगे। देन वाटर एंड लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और वाटर और लिपिड जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना होते हुए, ठीक है, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन जो है उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब होंगे। राइट, उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट इज एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट। फ्रुक्टोज इज एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने देखा था। ठीक है, तो वो अभी भी हम रिवीजन करें तो वो फिर से देखेंगे। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, dipeptides, lipids, electrolytes, vitamins, and water. So basically, glucose, amino acids, fats, and vitamins are absorbed in the small intestine via the action of hormones and electrolytes. Okay? So digestive enzymes and the small intestine. So the small intestine is where most chemical digestion occurs. Most of the digestive enzymes that act in the small intestine are secreted by the pancreas and enter the small intestine via the pancreatic duct. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पे मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन जो है वहां पे होती है। ठीक है, और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है, वो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अपनी जो रिएक्शन प्रोसेस है वो वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट में हम बोल सकते हैं कि करते हैं। नहीं, और सबसे ज्यादा अमाउंट में एंजाइम जो है, ठीक है,
जो है पैनक्रियास के थ्रू जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स है फिर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होंगे थ्रू दी पैनक्रियाटिक डक्ट। The enzymes enter the small intestine in response to a hormone cholecystokinin, which is produced in the small intestine in response to the presence of nutrients. The hormone secretin also causes bicarbonate to be released into the small intestine from the pancreas in order to neutralize the potentially harmful acids. ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। सो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको वो हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल भी हो सकता है अगर एसिडिटी का लेवल अगर बढ़ते गया, ठीक है। तो जो एसिड है, ठीक है, वो एक तो न्यूट्रलाइज वे में रहता है वहां पे, ठीक नहीं। जैसे फूड एंटर होता है, ठीक है, कुछ एसिड वहां पे एंटर होता है फूड को जो है, और हम बोल सकते हैं कि डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक। सो पर अगर इसकी जो है एसिडिटी अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, जो एसिड लेवल है वो वहां पे बढ़ रहा है, यानी जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा या फिर अदर एसिड रहेंगे, ठीक है, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, या फिर पीएच लेवल जो है वो वहां पे इंक्रीज होता है। सो वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे बॉडी के लिए, राइट। क्योंकि अगर हार्मफुल किस तरह से, एक्चुअली जो इंटरनल लाइनिंग होती है स्टमक की, राइट, तो वहां पे इरोजन क्रिएट हो जाता है एसिड की वजह से, राइट। और अगर एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है और इरोजन वहां पे हो रहा है तो वहां पे अल्सर फॉर्म हो सकता है, जैसे हमने पेप्टिक अल्सर का भी देखा था, राइट। सो अल्सरेशन भी हो सकता है वहां पे, अंदर की स्किन जो है, ठीक है, वो वहां पे हम बोलते इन्फ्लेम हो सकती है, ठीक है। So, तो इस तरह से जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होके वहां पे डाइजेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे मेन 3 क्लासेस है न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, जो डाइजेशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू, यानी किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस होता है इन तीनों का, क्योंकि हर एक जो न्यूट्रिएंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह का एंजाइम जो है उसकी नीड होती है, राइट। जैसे प्रोटीन है उसके लिए अलग होगा, ठीक है, लिपिड है उनके लिए अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट है उनके लिए, और कार्बोहाइड्रेट में भी जो भी टाइप्स रहेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट वहां पे जो है एंजाइम्स रहेंगे, राइट। 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ। सो जैसे पहला प्रोटीन का अगर हम देखें, पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड बिफोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन पहले क्या होता है कि जो भी हम प्रोटीन थ्रू लेते हैं, ठीक है, तो उनका फॉर्म कैसे रहता है। सो एक्चुअली वो पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ठीक है, उससे लिंक्ड रहते हैं। कौन लिंक्ड रहता है, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड हमको पता है क्या होते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, राइट। ये सभी को पता है, क्या पता ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन के पहले जो प्रोसेस होती है वो डाइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो भी हम दाल लेते हैं या फिर एनिमल प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, सो वो एब्जॉर्प्शन के पहले उनका डाइजेशन किस तरह से होता है। तो जो भी हम दाल या फिर प्रोटीन लेते हैं, राइट, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेप्टाइड लिंक से जो है अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। जब डाइजेशन प्रोसेस शुरू है, ठीक है, तो प्रोटीन जो है इसको ब्रेक जाता है, राइट। तो ये एंजाइम जो है जो प्रोटीन रहेगा उसके साथ बाइंड होंगे,
राइट। और उसको फिर क्या करेंगे, जो भी उसमें प्रोटीन में जो भी लिंकेज रहेगा अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है, यानी अगर हम नॉर्मल वे में कहें तो अगर अक्खी दाल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको यानी बारीक करेगा, राइट, यानी वो बॉन्डिंग जो है वो तोड़ेगा, राइट। सो तो जो भी लिंकेज होती है अमाइनो एसिड की उसको तोड़ते जाएगा, ठीक है, और सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड जो है उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। इस तरह से ये कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वहां पे काम करते हैं, बॉन्ड जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं, राइट। सो तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, एक्चुअली स्टमक में होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस तरह का है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे जो एंजाइम जो मेन रहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन से एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, तो ये हम हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। सो ये जो कीमोट्रिप्सिन या फिर ट्रिप्सिन है, तो ये पैनक्रियास के थ्रू जो है सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन जो है, ठीक है, उनका क्लीवेज करेंगे, ठीक है, और फिर उनको स्मॉलर जो पेप्टाइड्स है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि जो भी कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ठीक है, ये जो एंजाइम होता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली एक पैनक्रियाटिक ब्रश बॉर्डर जो है एंजाइम उसको कहा जाता है, ठीक है, और ये जो भी अमाइनो एसिड रहेगा, ठीक है, तो वो यानी सिंगल बॉन्ड जो है, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा, यानी एट ए टाइम में एक ही अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, उसको स्प्लिट करेगा वहां पे। एक यानी सपोज दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये जो एंजाइम रहेगा, तो एट ए टाइम सिर्फ एक ही एंजाइम जो है वो स्प्लिट करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो है वो ऑब्वियस है वहां पे जो बॉन्ड्स है, ठीक है, वो तोड़ते हैं। और हमने ये भी देखा था, ठीक है, थोड़ा पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का भी आया था, तो 1/3 जो लिंकेज होती है, ठीक है, पहली की और लास्ट की, तो उसको तोड़ता है, जहाँ पे जो कार्बन ग्रुप वहां पे अटैच होते हैं, तो वो लिंक वहां पे पहले तोड़ते जाते हैं, टर्मिनल्स जो है, ठीक है, वहां पे वो तोड़ते तोड़ते फिर बीच तक आते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर वहां पे लिंक टूट रही है, तो हो सकता है वहां पे 2 अमाइनो एसिड हो, ठीक है, या तो 2 अमाइनो एसिड वहां से अलग हो, या फिर 3 का चेन अलग हो, तो वो डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद में उसको सिंगल सिंगल यूनिट्स में स्प्लिट करने के लिए जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है, ठीक है, वो वहां पे सिक्रीट होता है, ठीक है। और वो फिर अगर कहीं पे रह गया है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड है सिंगल इसमें स्प्लिट होने का, तो उसको फिर सिंगल यूनिट्स में स्प्लिट करता है, ठीक। तो इस तरह से ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो इस तरह का काम वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अमीनोपेप्टिडेज एंड डाइपेप्टिडेज फ्री द फाइनल अमाइनो एसिड प्रोडक्ट्स, जो फाइनल जो एंजाइम्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी फाइनल अमाइनो एसिड प्रोडक्ट है उसको फिर फ्री करेंगे, ठीक है, जो भी उसका जो भी जैसे सिंगल अमाइनो एसिड्स है, ठीक, उसको वहां पे फ्री करते हुए दिखाई देंगे, या फिर उसमें से जो भी प्रोडक्ट वहां पे बन रहा है, ठीक, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे रिएक्शन होती है, एंजाइम की रिएक्शन होती है, ठीक, तो हो सकता है उसमें कुछ दूसरा ग्रुप जो है वो भी उसके साथ अटैच हो सकता है, राइट। तो इस तरह से देन लिपिड्स, जिसको हम फैट्स भी कहते हैं, नहीं। सो दीज आर द डिग्रेडेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, यानी लिपिड्स का कन्वर्जन जो है, ठीक है, जब हमारे स्टमक में जो है वो एंटर होता है, राइट, तो जो भी पैनक्रियाटिक जो एंजाइम है जिसको लाइपेज हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जनरली जो लिपिड्स है उसका ब्रेक डाउन करवाता है। और ये ब्रेक डाउन किस में होता है, तो दो कंपोनेंट्स में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, नहीं। सो तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक्स डाउन द ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, राइट। सो जो भी ट्राइग्लिसराइड्स रहेंगे, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि जैसे फैटी एसिड वहां पे तैयार हो रहे हैं, और ग्लिसरॉल, राइट, तो जो भी ट्राइग्लिसराइड वहां पे तैयार होंगे या इसमें से निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट भी हम कहते हैं उसको,
राइट। तो उनका फिर ब्रेकडाउन वहां पे जो है फ्री फैटी एसिड जो है या फिर मोनोग्लिसराइड जो है, मोनोग्लिसराइडल यूनिट जो कहते हैं हम, उसमें उसका कन्वर्जन होता है। तो ये ठीक है, जो भी सॉल्ट्स है, ठीक है, वो बाइल से जो है हम बोल सकते हैं कि सिक्रेट करने के लिए वहां पे सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जो लीवर से सिक्रेट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो जो भी लिपिड्स होंगे उसके ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। सो बाइल सॉल्ट जो है फिर जो भी ट्राइग्लिसराइड रहेंगे उसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। और जो भी फैट रहेगा उसको इमल्सिफाई करने का काम ये सॉल्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। सो तो यहाँ पे लिखा है पैनक्रियाटिक लाइपेज वर्क्स विद द help of the salts from the bile secreted by the liver and the gallbladder. Bile salts attach to triglyceride to help emulsify them and aid access by pancreatic lipase. This occurs because the lipase is water soluble, but the fatty triglycerides are hydrophobic. ठीक है, यहाँ पे क्यों वहां पे अटैच हो रहे हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे उसका रीजन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि लाइपेज जो होता है ये एंजाइम ये वाटर सोलुबल होता है, ठीक है, पर जो भी ट्राइग्लिसराइड्स रहेंगे फैटी ट्राइग्लिसराइड्स, नहीं, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी वो वाटर में सोलुबल नहीं हो सकते, नहीं, तो इसकी वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि जो भी फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, राइट, तो वो वाटर मीडियम में ही होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, कोई ऑयल मीडियम हमारे बॉडी में नहीं रहता। आपको पता है 70 to 75% हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी हुई है, राइट, यानी हर ऑर्गन में जो है वाटर का कंटेंट होता ही है। सो इसके लिए जो भी प्रोसेसेस होती है, जो भी रिएक्शन होती है, ठीक है, हमने देखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, वहां पे मीडियम जो है वो वाटर रहता है, चाहे वो प्लाज्मा में हो, ठीक है, या फिर जो इंटरनल जो सेल्स है उसमें हो, नहीं। सो तो यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट्स है वो क्या करते हैं, जो भी फैटी ट्राइग्लिसराइड्स है उनको होल्ड करके रखते हैं अपने साथ, यानी वो एक्वियस जो भी एक्वियस मीडियम है उसके थ्रू सामने जो है वो लेके जाते हैं उनको, जो भी ट्राइग्लिसराइड यूनिट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सपोज अगर ये ऐसा तो होता ही है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एक्चुअली बॉडी की, पर अगर हम ऐसा करके देखिए अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर, जो भी ट्राइग्लिसराइड्स है या फिर फैट है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, स्टमक में एक्यूमुलेट होने लगेगा, राइट, फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होएगी नहीं, है ही नहीं, तो जो है उसका डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, राइट, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उसका फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ, तो उसका कन्वर्जन ही नहीं हुआ, ठीक है, जो एज अ फ्यूल के लिए वो काम में आता है, ठीक है, तो उसके लिए काम में नहीं आएगा, और जो है हमारे बॉडी में जो है वो स्टोर, बॉडी में मीन्स स्टमक में जो है वो स्टोर होते रहेगा वैसे की वैसे ही, ठीक है, पर जनरली ऐसा होता नहीं, वो प्रोसेस रहती ही है एक्चुअली, सिर्फ एक माल अब्जॉर्प्शन की जो है प्रॉब्लम होती है, यानी फैट का जो है प्रोसेस फर्दर होता तो है डाइजेशन, पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं होता, तो ये एक्चुअली कंडीशन दिखाई देती है किसी किसी पेशेंट में, पर स्टमक में ही स्टोर हो जाए तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो so the bile salts are the main thing that holds the triglyceride in their watery surroundings until the lipase can break them into the smaller components that can enter the villi for absorption, ठीक है। ये सॉल्ट जो है वो कब तक ट्राइग्लिसराइडल यूनिट जो है, ठीक है, या फिर फैटी एसिड जो है उनको कब तक कंबाइन करके रखता है साथ में, जब तक जो लाइपेज है, ठीक है, वो एंजाइम जो है जब तक जो भी फ्री फैटी एसिड्स है, ठीक है, या फिर ट्राइग्लिसराइड उनके ऊपर जब तक एक्ट नहीं करता, यानी उनको उनका ब्रेकडाउन नहीं करता, नहीं, तो तब जो एब्सॉर्प्शन के लिए फर्दर वो रेडी होंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस जब तक नहीं होती तब तक बाइल सॉल्ट जो है लिपिड कंपोनेंट जो है उनको छोड़ते नहीं, राइट। सो तो इस तरह की ये प्रोसेस होती है, और उसके बाद में जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हो गया, राइट, स्मॉलर कंपोनेंट्स में, तो फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई के थ्रू जो है वो वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, और फिर उसका फर्दर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है, जहाँ पे फिर वो जैसे एडिपोज टिश्यूज वगैरह है वहां पे स्टोर होते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में वहां पे स्टोर होते हैं, तो इस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के थ्रू फिर होता है। So third जो है carbohydrates. Some carbohydrates are degraded into simple sugars
or monosaccharides, example glucose. Pancreatic amylase break down some carbohydrate, notably starch, into oligosaccharides. Other carbohydrate pass undigested into the large intestine for further handling by intestinal bacteria. So तो यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर ये देखें तो जैसे जो सिंगल मोनोसैक्राइडल यूनिट्स है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनका फर्दर कन्वर्जन होता नहीं, ठीक है। उनसे अदर कंपोनेंट्स बन तो सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ग्लूकोज जो है उसी फॉर्म में वहां पे स्टोर होगा, ठीक है, वो उसी फॉर्म में स्टोर तो होता ही है, पर उसका यूज जो है अदर जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है उनके बनने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिपोप्रोटीन्स है कि नहीं। तो ये से जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है वो बनने के लिए उनका यूज तो होता है, पर जो हम एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो जो भी मोनोसैक्राइडल यूनिट्स हैं वो उसी फॉर्म में जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो ग्लाइकोजन स्टोरेज में ये होते हैं, और उसके बाद में उनका जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो है उसमें से तैयार होते हैं, नहीं, और उसी फॉर्म में स्टोर होना यानी उसके पहले जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो वहां पे होता है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। सो इस तरह के जो प्रोसेस है उसके थ्रू इस ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्जन वहां पे होता है, और वो फिर जो जिस फॉर्म में स्टोर होना है, जो ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पे फिर स्टोर होते जाता है, राइट। तो क्योंकि ग्लूकोज के भी लिंकेजेस वहां पे यानी जैसे 1/6 जो है ग्लूकोज जो है वो फिर 1/3 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इस तरह से उनका कन्वर्जन होता है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हम अगर डायसैक्राइडल यूनिट्स ले लें, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, राइट, सो इनका कन्वर्जन फिर मोनोसैक्राइडल यूनिट्स में होता है, जैसे डाइजेशन होता है ना, राइट, उनका फिर डाइजेशन जो है जो हम बोल सकते हैं मोनोसैक्राइडल यूनिट्स में होता है, ठीक है, जो भी शुक्रोज के लिए शुक्रेज एंजाइम जो है एंटर होता है स्टमक में, ठीक है, उसके बाद में माल्टोज है उसके लिए माल्टेज, लैक्टोज है लैक्टेज, तो इस तरह के जो है एंजाइम जो है वो हमारे इसमें एंटर होते हैं, उसके बाद में उनका जो भी डाइसैक्राइडल यूनिट है या फिर पॉलीसैक्राइडल यूनिट्स है उनका कन्वर्जन मोनोसैक्राइडल यूनिट्स में होता है, राइट, उसके बाद में उस फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सुक्रोज या फिर लैक्टोज ये कभी डायसैक्राइडल यूनिट में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनका फर्दर कन्वर्जन होगा, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू, राइट। सो तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, तो ये सिंपल शुगर्स में डिग्रेड होते हैं, ठीक है, और जिनको मोनोसैक्राइड्स या फिर मोनोसैक्राइडल यूनिट्स भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, तो ये जनरली कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च रहता है, राइट, उसको, राइट, और पर्टिकुलरली स्टार्च को ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, और जो भी सुक्रोज रहेगा माल्टोज रहेगा उसको मोनोसैकेराइड यूनिट में करेगा। सो अदर कार्बोहाइड्रेट पास अनडाइजेस्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अदर कार्बोहाइड्रेट्स मींस जो फाइबर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मैंने पहले भी बोला सेलुलोज जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते, ठीक है, तो उसी वे में ही जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पास ऑन होंगे आगे जाके, ठीक है, और वहां पे जो भी माइक्रोफ्लोरा है, ठीक है, तो जो हम गुड बैक्टीरिया जो हम कहते हैं ना इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट है वो ये जो अनडाइजेस्टेड हम बोल सकते हैं सेलुलोज फाइबर है, जो फाइबर है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो हम बोल सकते हैं कि उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, इसलिए मैंने प्रोबायोटिक वहां पे कहा, ठीक है, जो उनके ऊपर ग्रो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए जो हम एक माइक्रोफ्लोरा जो है हमारे इंटेस्टाइनल का वो बढ़ाने के लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स, राइट, ये बैक्टीरिया उसके ऊपर ही जो है वो ग्रो करते हैं, राइट। तो ये बैक्टीरिया के थ्रू वहां पे हैंडल किए जाते हैं, ये जो भी बल्क रहेगा वो, और फिर जो है स्टूल फॉर्मेशन के लिए वहां पे आसानी होती है, राइट, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि डाइट में जो है अगर पेशेंट खा सकता है, ठीक है, उसको जो है सैलड वगैरह जो है या फिर जो वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है वो ज्यादा अमाउंट में वहां पे देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि उसका फाइबर कंटेंट मेन होता है, फाइबर की वजह से क्या होता है
स्टूल फॉर्म होने के लिए हेल्प होती है, हेल्प मिलती है, राइट। अगर हमारे डाइट में अगर फाइबर नहीं रहा, ठीक है, सो स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है वो डिफर करेगी, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड फिर जो है स्टमक में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, स्टूल पास होने में डिफिकल्टी हो सकती है, राइट। तो इस तरह की कंडीशन वहां पे हो सकती है। और फाइबर ना होने की वजह से बैक्टीरिया भी जो है, ठीक है, उनको भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वो भी जो है हम बोल सकते हैं ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गट गट माइक्रोफ्लोरा हम कहते हैं उसको, गट बैक्टीरिया। Then brush border enzymes. Brush border enzymes take over from there. The most important brush border enzymes are dextrinase and glucoamylase that further break down oligosaccharides. Other brush border enzymes are maltase, sucrase and lactase. Okay, जो further maltose, sucrose और lactose को जो है break down करेंगे. Lactase is absent in most adult humans, and so lactose, like most polysaccharides, uh, lactose is not digested in their small intestine, right? So, तो किसी किसी ह्यूमन बीइंग में लैक्टेज जो है प्रेजेंट नहीं रहता, राइट। सो ऐसे जो अडल्ट है उनको जनरली लैक्टोज इंटॉलरेंट वहां पे कहा जाता है, राइट। सो some carbohydrates such as cellulose are not digested at all despite being made of multiple glucose units. This is because the cellulose is made out of beta glucose that makes the intermonosaccharidal bindings different from the ones present in starch, which consist of alpha glucose. Humans lack the enzyme for splitting the beta glucose bond. ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो एंजाइम रहता है, जो बीटा ग्लूकोज बॉन्ड जो रहता है, जो सेलुलोजिक फाइबर्स में एक्चुअली रहता है, राइट, तो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और उस ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है जो हम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता, नहीं। सो तो जो भी हर्बीवरस रहते हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, ठीक है, सो तो उनमें वो पाया जाता है, तो वो ब्रेक डाउन इजीली उनके बॉडी में इजीली हो जाता है। सो एंड द बैक्टीरिया फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, द फैट सोलुबल विटामिन्स ए, डी, ई आर एब्सॉर्ब्ड इन द अपर स्मॉलर इंटेस्टाइन। जो फैट सोलुबल विटामिन्स है तो वो कहाँ पे, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, डिओडेनम का पार्ट जो है, ठीक है, वहां पे एब्सॉर्ब होते हैं। So the factors that cause the malabsorption of fat can also affect the absorption of these vitamins. Right? So अगर वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि जिसकी वजह से फैट के माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम अगर हुई उसकी वजह से, तो वो डायरेक्टली जो है जो भी फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है, उनके भी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि फैट का ही एब्जॉर्प्शन वहां पे प्रॉपर नहीं हो रहा, नहीं। तो जो फैट सोलुबल विटामिन को जो मीडियम लगता है फैट एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है, तो वही नहीं रहेगा तो वो विटामिन किस तरह से एब्जॉर्ब हो पाएंगे ना, ठीक है नहीं, तो उनकी भी डेफिशिएंसी वहां पे जो है दिखेगी। विटामिन बी 12 इज एब्जॉर्ब इन द इलियम, ये जो नीचे का पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विटामिन बी 12 वहां पे जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और जनरली जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, तो उनके साथ बाइंड होने के बाद में जो है एक प्रोटीन जो है वो वहां पे सिक्रेट होता है, ठीक है, और फिर वो जो है कंबाइन होने के बाद में वहां पे एब्जॉर्ब होता है। If the intrinsic factor is missing, then vitamin B12 is not absorbed and pernicious anemia results. ठीक है, सो जो प्रोटीन हम कहेंगे, ठीक है, तो अगर वो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है, आपको पता है एंजाइम्स जो है उनको भी प्रोटीन ही कहा जाता है, राइट। सो तो आप प्रोटीन कहे या फिर एंजाइम कहे, ठीक है, दोनों एक ही है। सो जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर है अगर वो वहां पे मिसिंग रहा, नहीं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी 12 के लिए, नहीं, तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो जो पर्निशियस एनीमिया है, ठीक है, वो वहां पे हो सकता है। तो दो टाइप्स के एनीमिया हमने देखे थे, ठीक है, एक आयरन की वजह से होता है और विटामिन बी 12 की वजह से होता है, और इसके अलावा भी अदर जो है
एनीमिया जो है उसके टाइप्स हैं, ठीक है। पर ये दो माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से जनरली होने वाले एनीमिया। Then maltase, glucoamylase and sucrase isomaltase. Dietary starch is digested by alpha amylase present in pancreatic secretions and in many species saliva. Amylase hydrolyzes internal alpha 1,4 glycosidic bond in starch. ठीक है। सो स्टार्च जो है जो भी स्टार्च के जो भी यूनिट्स रहेंगे, जो मोनोसैकेराइडल यूनिट्स रहेंगे, राइट, तो वो क्या होते हैं, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, 1,4 ग्लूकोज बॉन्ड हम कहेंगे उनको, तो उनके उनसे वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। सो और उनकी वजह से फिर जो भी जैसे एक दूसरे के साथ जैसे ग्लूकोज अटैच रहे, ठीक है, जो भी यूनिट्स रहेंगे अटैच, ठीक है, उनके बाद में क्या होगा, वो माल्टोज तैयार होगा, उससे सुक्रोज तैयार, लैक्टोज रहेगा, राइट। इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो तैयार होते जाएंगे, राइट। सो तो यहाँ पे जो है अमाइलेज क्या करता है, जब हमारे फूड में एंटर होता है, ठीक है, और वहां पे जो भी स्टार्च रहेगा, जैसे अगर हमने रोटी खाई, ठीक है, और उसमें कुछ अमाउंट में स्टार्च है, तो ये अमाइलेज क्या होगा, अमाइलेज पहले एंटर होगा, ठीक है, सलाइवा में, राइट। उसके बाद क्या होगा, जो उसकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है स्टार्च की, ठीक है, जिससे जो भी मोनोसैकेराइडल यूनिट जो है वो अटैच हुए हैं, उस बॉन्डिंग को वहां पे ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ताकि किस तरह से ब्रेक डाउन करेगा, जैसे अभी देखिए स्टार्च जो होता है पॉलीसैकेराइडल यूनिट होता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन डायरेक्टली जो है वो मोनोसैकेराइडल यूनिट में नहीं होगा, ये पहले तो आपको समझना होगा, ठीक है, सीधा वो मोनोसैकेराइडल यूनिट में नहीं होगा कन्वर्जन, पॉलीसैकेराइड का पहले ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है, उसके बाद में डाइसैकेराइड, उसके बाद में मोनोसैकेराइड, यानी जो कार्बन लिंकेजेस है, ठीक है, वो यहाँ पे टूटती जाएगी, ठीक है, जो सिंगल CHO ग्रुप है, ठीक है, वो धीरे धीरे वहां पे टूटते जाएगा, है नहीं। तो इस तरह से वो बॉन्डिंग जो है टूटती जाएगी, और उसमें से फिर माल्टोज है, ठीक है, या माल्टोज ना कहते हो हम, और जो उसको डाइसैकेराइडल यूनिट जो है उसमें उसका कन्वर्जन होगा, राइट। सो तो इस तरह से जो है शॉर्ट ऑलिगोसैकेराइड जो है वो वहां पे तैयार होते जाएंगे, ठीक। सो तो यहाँ पे बोला गया अमाइलेज हाइड्रोलाइजेस इंटरनल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन स्टार्च टू जनरेट माल्टोज short oligosaccharide, example maltotriose and so called limit dextrins, which are branch points in amylopectin. None of these molecules can be absorbed across the small intestinal epithelium and require further hydrolysis. तो ये जो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे उनका कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टिनल इपिथेलियम है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ठीक है, वहां पे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि फिर भी अरे फर्दर उनकी प्रोसेस होना बाकी है, ये तो सिर्फ डाइसैकेराइडल यूनिट या फिर ऑलिगोसैकेराइडल यूनिट में ही सिर्फ कन्वर्जन हुआ है उनका, फर्दर उनका मोनोसैकेराइडल यूनिट में कन्वर्जन होना बाकी है, राइट। तो वो जब तक लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते नहीं, उसका कन्वर्जन जो है वो धीरे धीरे होते रहता है। सो तो इसके लिए यानी फर्दर हाइड्रोलिसिस जो है, ठीक है, यानी जो भी हम बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग है उसको ब्रेक डाउन करना, जो यूनिट्स है उसको हाइड्रोलाइज करना जो है वो वहां पे उसकी जरूरत होती है, ठीक है, यानी सिंगल सिंगल यूनिट्स में वो कन्वर्ट होंगे। सो यानी तो लास्टली जो है जो भी पॉलीसैकेराइडल यूनिट हो, ऑलिगोसैकेराइडल यूनिट हो या फिर डाइसैकेराइडल यूनिट हो, वो फाइनली ग्लूकोज में उसका कन्वर्जन होता है, यानी फाइनल जो सब्सटेंस रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज, नहीं। So maltase, glucoamylase and sucrase isomaltase are closely related enzymes embedded in the brush border membrane that execute the terminal stages of digestion using substrate provided by the action of amylase. Substrate यानी जो हम बोल सकते साइट होती है जहाँ पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वो जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वो डाइजेशन जो प्रोसेस होती है फर्दर है ना, लास्ट जो हम कहेंगे, ठीक है, तो वो टर्मिनल स्टेज वहां पे कहा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है,
ठीक है, उसके थ्रू जो है, जो साइट है उसके थ्रू जो है प्रोसेस होती है, ठीक है। और वहां पे फाइनली जो है, ठीक है, वहां पे अमाइलेज जो है वो वहां पे एक्ट करता है, ठीक है। जो भी एंजाइम अमाइलेज रहेगा वो वहां पे एक्ट करेगा, यानी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज उस पे कन्वर्ट करने के लिए। अरे तो यहाँ पे ही हम रुक जाते हैं, उसके बाद में बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। और कल जो है हम लिपिड की टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो पहला हम लेक्चर लेंगे वहां पे ही हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, चलो बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।